हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड आई होप दैट यू डूइंग अमेजिंग। गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन बीसीके का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो क्विक रिवीजन होने वाला है। ये रिविजनरी सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग यहाँ पर आईसीएआई के मॉड्यूल से मैं फटाफट गो थ्रू करने वाला हूँ। कुछ चीजें अंडरलाइन करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे से समझनी है कि डोंट जस्ट लिसन लाइक अ सत्संग में किसी बैठे हो और आप किसी बाबा को सुन रहे हो, वैसे मत करना। ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सोचना है, समझना है, बुक लेकर बैठना है, पेन पेंसिल हाइलाइटर जो भी लेकर बैठना है वो लेकर बैठना है, कुछ लिखना है, कुछ अंडरलाइन करना है। एंड दिस इज हाउ रिविजन वुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव। यस, एंड बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से हम लोग करने वाले इसको। सो फटाफट से शुरुआत करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 1 मिनट चाहूंगा गाइस। एंड यस, फटाफट से अटेंडेंस लगा दो, लाइक कर दो वीडियो को। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट भी कर देना यार बाद में। ठीक है, सो यस गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग ना एक सीरीज ऑफ रिविजनरी सीरीज शुरू कर दिए है। मार्केट्स हम लोगों ने किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हैं और इसी तरीके से मैं आपके रिविजन ये कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं, स्पेशल क्लास पर भी बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर मेरे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है और डिस्क्रिप्शन लिंक में जो सबसे पहली लिंक होगी उस लिंक को आपको क्या करना है, उस लिंक को फॉलो करना है। वहां पर आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। गाइज, एक और चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ गाइज, यहाँ पर आप लोग मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मेरी सारी फ्री क्लासेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और उसके अलावा मेरी जो भी प्लस क्लासेस यहाँ पर है वो भी आपके सामने यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। राइट, ऑल यू नीड टू डू फॉर द प्लस इज, बहुत ही सिंपल चीज है। मैं प्लस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन हाँ, जिसने भी 50 डे स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं देखा है, इट इज अ मस्ट वॉच वीडियो। एवरी वीक वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग अ क्विज। डू पार्टिसिपेट इन अ क्विज एंड टेस्ट योर सेल्फ गाइस। सीरियसली बहुत 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 फायदेमंद हो सकता है। देखो, अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाना है आप लोगों को, वहां पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर क्लिक कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना है। हमारा गोल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए। सीए पे क्लिक करने के बाद सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना है। सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे हमारे बैचेस दिखेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमारी बैच जो है गाइस वो तो शुरू हो जाएगी आरटीपी एमटीपी वाली। यहाँ पर जिसने भी ज्वाइन किया है, बहुत खूब, नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हो गाइस। आरटीपी एमटीपी बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि वहां पर हम लोग आईसीएआई का मटेरियल वहां पर हम लोग करते हैं कवर, वो भी जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यू कैन फॉलो दिस बैच डेफिनेटली। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं उसको, लास्ट मिनट रिविजन्स जो होती है वो यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएंगी। प्रैक्टिस जो होती है वो यहाँ से अच्छे से हो जाएगी। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको करना है क्लिक और यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे बैच के, कि बैच में क्या क्या है। यहाँ पर देख सकते हो आप, प्लस और आइकॉनिक के 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आइकॉनिक में फीस थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन गाइस फीस ज्यादा तो है, लेकिन ज्यादा फीस के साथ साथ ज्यादा फैसिलिटीज भी है, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो प्लस। यहाँ पर आप लोग को डागा 10 इस कोड को लगा देना है। When you apply the code DAGA10, you get the maximum possible discount over here. You can check it out only on the Unacademy website. ठीक है, Unacademy वेबसाइट से ही तुम्हें खरीदना है। यहाँ पर आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट यस, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं एंड बहुत सारे लोग आपको कुछ गूगल पे दे रहे हैं, आप लोगों को कुछ कैशबैक्स दे रहे हैं। इनफैक्ट स्कैम्स में अब ये एक नेक्स्ट लेवल तक चले गया है जहां पर स्टूडेंट भी ये कर रहा है। ठीक है, सो गाइज, मैं ये कह रहा हूं, अगर उसने परचेस किया है तो वहां पर उसका नंबर होगा, तो आप जब लॉग इन करोगे तो अगर उसने ओटीपी नहीं दिया तो आप लोग बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो यार ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, वेबसाइट से लीजिएगा, आपका नंबर होगा, आपकी ईमेल आईडी होगी, सब कुछ आपका होगा एंड वेबसाइट से लेना और यहाँ पर एप्लीकेशन से लेना
is the only method that you should follow. Please don't go for some 500 रुपीज 1000 रुपीज के स्कैम्स में मत फंसिए, ठीक है। सो मेरा ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसी चीजों में मत फंसना, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर है सीए फाउंडेशन का। यू कैन सी द सीए फाउंडेशन का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस। यहाँ पर है 52,200 फॉर 24 मंथ्स, 31,500 फॉर 12 मंथ्स एंड 22,500 फॉर 6 मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट मी टेल यू गाइस, इफ यू वांट टू गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक और कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक आपको कोई भी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आप लोगों को उस लिंक पर जाकर आप लोग देख सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस। DAGA10 is the code. Don't forget to apply the code DAGA10. DAGA10 is the code, and once you apply, you will get the maximum possible discount. कॉम्बो आइकॉनिक भी है, बिल्कुल है, कॉम्बो आइकॉनिक भी आप लोग ले सकते हो। यहां पर भी आप लोग लगा दीजिए DAGA10 DAGA10। और कभी कभार यहां पर जो ऑफर्स आते हैं, सपोज 1 मंथ एडिशनल, 2 मंथ एडिशनल, ये कभी कभी आते हैं 1 या 2 दिन के लिए। इट इज नॉट श्योर, बट कभी कभी आते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स भी आप लोग को वेबसाइट पर ही मिलेंगे, ठीक है। जो ये बेच रहे हैं ये जो लोग, उससे नहीं मिलेंगे। सो प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक, एंड लेना है तो वेबसाइट से ही लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, फटाफट से शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज चैप्टर नंबर 1। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें हमारा कोई भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर हर एक मार्क्स यहाँ पर क्या अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। पहले मुझे यहाँ पर क्या क्या करना है। मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, बहुत ही आसान चैप्टर, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई मार्क्स नहीं जाएगा, कोई भी मार्क्स यहाँ पर हमारा नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यस। दूसरा चीज जो यहां पर करना है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी में प्राइवेट एंड पब्लिक। सो ये जो पार्ट है ना, ये तो मस्ट डू है, ये तो हमें छोड़ना ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर सम कैचेस जो हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट देर आर 1 or 2 मोर कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग को देखने चाहिए, जहां पर उन्होंने बिल्टअप करने की कोशिश की है कि क्या होता है ये बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि हमें बिजनेस और बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहिए, तो वो भी यहां पर बताया गया है, ठीक है। और हमें अगर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में जानना है तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की वोकैबुलरी क्या होती है, उसमें वर्डिंग्स क्या होते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। सो दैट इज बेसिकली फॉर दी having the overview of the chapter, or maybe you can say the built up for the chapter, ठीक है। बट द मेन पार्ट जहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे आने के चांसेस होते हैं वो है ये तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, मैं जो बोल रहा हूं, अगर आप एकदम अच्छे से करोगे तो आपको एग्जाम्स में जब ये चीजें आएगी तब तुम्हें मेरे वर्डिंग्स की वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूं कि एकदम शांतिपूर्वक ध्यान देकर सुनने का है, लिखने का है, हाईलाइट करने का है, ठीक है। तो यहां पर भी मैं इसको दे रहा हूं 5 स्टार, ठीक है, इसको मैं दे रहा हूं 5 स्टार। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को शॉर्ट में समझते हैं, वेरी फास्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज क्या होता है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो होता है वो बहुत वास्ट है। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज वेरी वास्ट, क्योंकि यहां पर हम कहना चाहते हैं कि ये हर दिन बिजनेस करने के तरीके चेंज हो रहे हैं, हर दिन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। पहले अगर हम लोग देखें तो पहले डोर टू डोर सेलिंग हुआ करता था, पहले लोकल स्टोर्स में जाया करते थे, वहां पर हम लोग कुछ परचेस किया करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे मॉल्स बन गए, मॉल्स बनने के बाद वहां पर हम लोगों को वहां पर क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, डायरेक्टली कैश की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी चीजें की हमें फैसिलिटीज मिलने लग गई। फिर बाद में धीरे धीरे चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आ गया।
हाँ, अब हम लोग 24/7 हम लोग कुछ भी परचेस कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस हमें कभी भी मिल सकती है। तो ये जो चीजें थी ये चेंज होते गई, और यहाँ पर बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये इतना वास्ट है। बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए हैं, कन्वीनियंस आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, पीपल आर एंजॉयिंग दिस, एंड यस, even the producers and the customers are appreciating the fact, and that's why this is continuously increasing. तो यहां पर उन्होंने वही कहा है कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज वेरी वेरी वास्ट, ठीक है, क्योंकि यहां पर रेंज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो काफी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर देखना, यहां पर उन्होंने डोमेस्टिक ट्रेड की बात करी, उन्होंने रिटेल ट्रेड की बात करी है। वो कह रहे हैं कि पहले डोर टू डोर जब सेलिंग होती थी, फिर स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू हम लोग लेते थे, वीकली हाट बाजार से कुछ खरीदते थे, मार्केट प्लेस में जाकर, मॉल्स में जाकर कुछ खरीदते थे। अब यहाँ पर ऑनलाइन और ऑनलाइन रिटेल, ई-टेल जिसको कहते हैं, वो भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिर बोल रहे हैं ये लोग कि पहले होम डिलीवरीज मिला करती थी, अब भी वो मिल रही है ऑनलाइन में। जी हाँ, वीकली एंड मंथली क्रेडिट मिलता था, हम लोग जब आसपास के दुकान में जाते थे, वो आजकल तुम्हें मिल रहा है थ्रू द क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स। मॉल प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ द शॉपिंग एक्सपीरियंस, एक अच्छा लगता है घूमकर, विंडो शॉपिंग कर, ठीक है। एंड ऑनलाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड द 24/7 कन्वीनियंस। तो अलग अलग जगह के अलग अलग कन्वीनियंसेस रहेंगे, बट देखना द मुद्दे की बात यह है कि कितना कुछ चेंज आ गया है। सो बस यही कहना चाहते हैं, एक क्या देना चाहते हैं, एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कैसा था, कैसा हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस है। दूसरी बात ये कह रहे हैं हमें कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एक्लेक्टिक, मतलब ये कह रहे हैं कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। क्या है ये? मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। मतलब अगर बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम यहां पर बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बिजनेस की ही नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को शायद थोड़ी सी अकाउंटेंसी की नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी कुछ जनरल लॉस के नॉलेज चाहिए, जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उस की नॉलेज चाहिए, कुछ फाइनेंस की नॉलेज चाहिए। सो नाउ व्हाट आर दे टेलिंग यू इज कि ह्यूमन बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, आपको साइकोलॉजी पता होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए है ये पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ठीक है। सो बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, इट इंक्लूड्स द फील्ड ऑफ स्टडी विद इन इटसेल्फ। मैं अगर यहां पर सिखा रहा हूं तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना नहीं है, मुझे ये जानना है कि आप लोगों को क्या चाहिए है, मुझे ये जानना है कि आप लोगों को थोड़ा सा मे बी इंटरेस्टिंग, कुछ कलरफुल या फिर कुछ अच्छे नोट्स, कुछ रिविजन सेशंस चाहिए हैं। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने की नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझना है, मुझे से सोचना पड़ेगा। वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर को भी, उसको भी थोड़ा फाइनेंस के बारे में नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स के बारे में चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमी पता होनी चाहिए, क्या चलने वाला है मार्केट में आगे, लीगल टर्म्स की नॉलेज चाहिए। छोटे बच्चे को काम कर दिया, लेकिन काम पर रख दिया, लेकिन लेबर लॉज अलाउ नहीं करता है चाइल्ड लेबर को। तो ये सारी चीजें क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए? ऑफ कोर्स पता होनी चाहिए। सो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एक्लेक्टिक इन नेचर, इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए फ्रॉम योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी ओरिजिनली यूज हुआ करता था मिलिट्री में। तो मिलिट्री में वो कब यूज किया जाता था कि जब मुझे सामने वाली आर्मी को क्या करना है, डिफीट करना है, तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी बनाते थे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के वोकैबुलरी में, इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैं मेरे कंपटीटर्स को क्या कर सकता हूं, मैं मेरे कंपटीटर्स को आउटस्टैंड कर सकता हूं, मेरे कंपटीटर्स को हरा सकता हूं, मैं आगे जा सकता हूं। और तो मुझे यहां पर क्या करना है, स्ट्रैटेजी का ओरिजिनल मतलब क्या था मिलिट्री के हिसाब से, लेकिन मैंने बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के हिसाब से, उसकी वोकैबुलरी के हिसाब से उसका मतलब मैंने चेंज कर दिया। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है? लॉजिस्टिक्स का मतलब होता था, मिलिट्री में यूज किया जाता था, एग्जाम में आ सकता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। लेकिन मिलिट्री में क्या होता था, मूवमेंट ऑफ द ट्रूप्स, आर्मी ट्रूप्स
एक जगह से दूसरे जगह पर, ऊपर से नीचे बेस कैंप तक, बेस कैंप से ऊपर माउंटेन्स तक ले जाने का काम, एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होता था, उसको हम लोग लॉजिस्टिक्स कहते थे। लेकिन आज जब मैं लॉजिस्टिक्स की बात कर रहा हूं तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो मैंने बिजनेस एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, ठीक है। सो यहां पर आपको सवाल आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है कि क्या होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक। अंडरलाइन करो जब मैं बोल रहा हूं कि एमसीक्यू आ सकता है, आप लोगों को यहां पर करना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, क्वेश्चन नंबर 1। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आउटपुट, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर एमसीक्यू आ सकता है यस, यस, दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड, ठीक है। यस, सो यहां पर अब देखना, एक सेकेंड बचा पार्टी, आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। ओके, बुल्स का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, बुल्स का मतलब और बियर्ड्स का मतलब। बुल्स मतलब अगर मैं देखूं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, बुल्स में अगर देखूं फ्रॉम दी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो बुल्स का मतलब होता है एनिमल्स। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, बुल्स का मतलब क्या होता है, जहां पर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस हमेशा ऊपर ऊपर जा रही है स्टॉक्स की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बुल्स। अगर स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे जा रही है तो उसको हम लोग कहते हैं बियर। तो यहां पर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, हैव अ पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस वेयर द बियर्स आर द टेंडेंसी टू एम्ब्रेस एंड पुश द डाउनवर्ड देयर एनिमीज इन कॉम्बैट। तो यहां पर भी एमसीक्यू आपको आ सकता है, यहां पर भी एमसीक्यू आपको आ सकता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशंस दैट इकोनॉमी एंड यील्ड विल लाइकली टू डू वेल, मतलब यहां पर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहां पर प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, राइट। यस, सो बुल्स का मतलब समझ लिया, बियर्स का मतलब समझ लिया। अब देखते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपैंडिंग, मतलब ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कभी स्टैटिक नहीं हो सकता है, इसके बिजनेस करने के तरीके हमेशा चेंज हो सकते हैं। आज देखिए, आज घर पर बैठकर हर बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को इतना ज्यादा हम लोगों ने चेंज होते हुए देखा है। आज आज अगर तुम लोग इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने के लिए नहीं आ सकते हो, लेकिन हम लोग आज हर घर में जाकर पढ़ा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज विच हैज हैपेंड। सो ये क्या हो रहा है यहां पर, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एवर इवॉल्विंग एंड एवर एक्सपैंडिंग, मतलब यहां पर जो चेंज हुआ है दैट इज कमेंडेबल चेंज। न्यू बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं, और यहां पर देखना सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर देखो कितना ज्यादा ये बदलाव आने की वजह से क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी फास्ट इवॉल्व हो रही है। एक्सपैंडिंग द स्पीयर ऑफ नॉलेज, वी आर एक्सपैंडिंग वेरी वेरी फास्ट। तो ये क्या किया हम लोगों ने, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इज एवर एक्सपैंडिंग एंड एवर इवॉल्विंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं सर, वी वांट टू बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई वांट टू एक्चुअली डू द टैक्सेशन, आई वांट टू डू द ऑडिट, आई वांट टू डू सम अकाउंटिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। बिजनेस जिसको करना है वो बिजनेस करेगा, मुझे बिजनेस को समझने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सर प्लीज सर बताइए ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये इसलिए पढ़ रहे हैं गाइस बिकॉज यू आर गोना बी द कस्टोडियन ऑफ द financials of the many different people, many different companies। तो आप लोगों को बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। सॉरी एक्सक्यूज मी, आप लोगों को अलग अलग बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, यस, सॉरी गाइस, यस। तो आप लोगों को अलग अलग बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, यस।
इफ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ द रेस्टोरेंट, क्या तुम हमेशा जिंदगी भर सिर्फ अलग अलग रेस्टोरेंट के ऑडिट करोगे? नो। अगर तुम हॉस्पिटल को ऑडिट कर रहे हो, क्या तुम हमेशा लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल के ऑडिट करोगे? द आंसर इज नो। अगर तुम कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में किसी को ऑडिट कर रहे हो, तो क्या हमेशा वही ऑडिट करने वाले? द आंसर इज नो। अगर तुम किसी लेटेस्ट से मल्टीनेशनल कंपनी को ऑडिट कर रहे हो, तो वो अलग रहेगा। सो अगर तुम्हारे पास हमेशा अलग अलग काम रहने वाला है, तो यू शुड नो द एटलीस्ट सम लॉज, द इंडस्ट्री दैट दे आर इन। तुम्हें इसका सब कुछ नॉलेज होना चाहिए, सो दैट यू कैन गिव देम अ गुड एडवाइस, good consultancy. You can understand the business, then only you can consult them. So यहाँ पर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को क्या बोला गया है पता है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है। क्या बोला गया है? Chartered accountants are the custodians of the nation's resources. They are the custodians of the nation's resources. उनके हाथों में इतना बड़ा भार दिया गया है पूरे इंडिया का, राइट ना? They are responsible for putting in the place a credible system, एक ट्रुथफुल सिस्टम, एक फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं ये लोग। एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कंप्राइज ऑफ अ लार्ज शेयर ऑफ देयर वर्क एरेना। हम लोगों को पता होता है, क्या पता होता है कि इन्वेंट्री कितनी रखनी चाहिए, रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्रॉफिट हम लोग समझ सकते हैं, कॉस्ट हम लोग समझ सकते हैं। सो मुझे यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, एफएमसीजी को समझना है, या फिर मुझे अलग, अगर मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ तो मुझे ऐसे एन नंबर ऑफ थिंग्स को समझना है, जहां पर मैं उस इंडस्ट्री में कितना कॉस्ट होता है, कितना इन्वेंटरी रहना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारी चीजें मुझे समझनी है। एंड इफ अ कंपनी इज गोइंग रॉन्ग, आई कैन एडवाइज देम टू डू दैट एंड यू कैन एक्चुअली अर्न मनी आउट ऑफ इट, राइट ना? सो यार आप लोगों के हाथ में ना बहुत बड़ा भार होने वाला है, राइट ना? सो यस, यू आर ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज अ सॉल्यूशन, कि तुम लोग कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दोगे। तो डेफिनेटली हम लोगों को ऑडिट डिलीजेंटली करना है, तो हम लोगों को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, हम लोगों को स्ट्रेटजीज बनाते आनी चाहिए, प्लान्स बनाते आने चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू sorry, yes, that's why it is very important for you to understand the business and the commercial knowledge, right? Yes. अब मैं थोड़ा सा जंप करूंगा डायरेक्टली आगे। यहां पर कुछ तो दिया गया है कि बिजनेस मैगजीन्स कौन सी होनी चाहिए, तो शायद कभी इस पर भी सवाल आ जाता है, अननोइंगली, पता ही नहीं चलता है। तो आपको बिजनेस वर्ल्ड, बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे और कोई तो बॉलीवुड वाली मैगजीन डाल देंगे या कुछ भी अलग डाल देंगे, तो आप लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ऑड मैन आउट क्या है। तो बिजनेस चैनल्स कौन से हैं, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये कुछ बिजनेस चैनल्स पता होने चाहिए। ऐसे रैंडम क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं। बिजनेस न्यूज़पेपर्स कौन से हैं? फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ईटी दैट इज इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड लाइव मिंट। इस पर एक ऑड मैन आउट डाल देंगे, ठीक है, और कोई दूसरा पेपर डाल देंगे जो बिजनेस वाला पेपर नहीं है। सो गाइस, इवन यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, राइट ना? तो ऐसे भी अननोन कभी कभी एक गूगली आ सकता है जिस पर बच्चा ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन हम लोग ढाका सर के स्टूडेंट, हम लोग हर एक चीज पर ध्यान दिया है, राइट? नाउ very important thing that can come in exam is about the human activities. अब इस ह्यूमन एक्टिविटीज को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वन wherein you are doing some work and expecting something in return out of it. Non-economic activity is such where you are doing something out of love and affection. Economic activity is something wherein you are doing something, what? You're doing something, expecting something in return for the money or consideration, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। तो अगर मैं अपने दोस्त के शादी में गाना गा रहा हूं, ठीक है, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, मैं वहां पर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी मेरे स्टूडेंट के शादी में गाना गा रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट प्लान है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री,
मैं ये प्रोफेशनली कर रहा हूँ अभी इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, मैं कोई फ्री में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी? आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है रिटर्न में। आपके घर पर कोई खाने बनाने वाला है या खाने बनाने वाली है जिसको आप लोग मंथली पेमेंट दे रहे हो, वो जब आपके लिए खाना बना रही है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में आ रहा है चीजें? अगर मैं क्लास में गाना गा रहा हूं, कौन कहता है बीसीके डिफिकल्ट है, तो उसको कहना डांगा 10 की क्लास में ये तो आते नहीं। व्हाट इज दिस? ऐसे ही गाना गा लिया मैंने तो माहौल बनाने के लिए, ठीक है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए गाना गा रहा हूं यहाँ पर। तो ये क्या है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मैं तो बस मजे के लिए, आउट ऑफ लव एंड कंसर्न, मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए, मतलब मजे से पढ़ने चाहिए, पढ़ाई भी हो जाएगी, मजे भी हो जाएंगे। कौन कहता है कि यार सीए मतलब एकदम सीरियस सीरियस रह के पढ़ाई करो? नहीं भाई। लेकिन अगर मैं गाना गा रहा हूं प्रोफेशनली, ठीक है, नहीं गाने वाला मैं, इतनी अच्छी आवाज नहीं है मेरी, लेकिन अगर मैं गाना गा रहा हूं प्रोफेशनली, ठीक है, डागा 10 म्यूजिक एकेडमी, डागा 10 म्यूजिक एकेडमी, तो अगर मैं गा रहा हूं ये प्रोफेशनली, मेरे एक एल्बम लॉन्च हुआ हिट, दूसरा एल्बम लॉन्च हुआ हिट, मैं क्या ये सोशल सर्विस कर रहा हूं? नो भाई, आई वांट समथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ इट। तो वो क्या है? वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो देखिएगा यहां पर, देखिएगा यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ऑल दैट वी डू टू अर्न अ लिविंग कंप्राइजेस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर referred to as non-economic activity. Economic activities are distinguishable from the presence of the livelihood motive. A variety of motives are attributed to the non-economic activities. Non-economic activity, affection, love, passion, ठीक है, ठीक है। सो ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक है। यूजुअली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। क्या रैशनैलिटी? दैट व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न, और या फिर मैं ये कर रहा हूं तो मेरा इसमें फायदा क्या है, राइट ना? यस। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कर रहे हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस और अल्ट्रुइज्म, दैट इज सेल्फलेस कंसर्न के लिए हम लोग कर रहे हैं। सो वो क्या हो गया? वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो गया वो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां पर देखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो देख लिया। अब यहां पर देखना, इट इज टू नोट दैट इवन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर have an economic dimension. Non-economic activity is having an economic dimension such as time, such as money, and material resources are needed to make these happen, both in terms of large initial expenditure as well as day-to-day operation and management. But यहाँ पर, however, neither the investor nor those who volunteer to work in this activity may get any material or regular income from these activities. In fact, a motive or the intent behind any activities is a singularly strong determinant of the economic and non-economic dichotomy. That say, if we engage in the homemaking, that is cooking and housekeeping for my family, it would be deemed as a non-economic activity. But if we do for others for an income, it is the same activity would be deemed as an economic activity. एक ही काम है लेकिन इंटेंट उसका अलग है, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, उसका इंटेंट अगर चेंज है तो वो चेंज हो जाता है, राइट? सो इंटेंट मैटर्स अ लॉट, इंटेंट मैटर्स अ लॉट। सो अब यहां पर ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क करना है हमें। इसको मैं ना समराइज करवा कर देता हूं आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव इन नेचर, ठीक है।
कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, मैं इसको आप लोग को फटाफट से समझा देता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इनकम जनरेटिंग, ऑब्वियसली इनकम जनरेटिंग होती है, ठीक है। सपोज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू हिज क्लाइंट, ही इज गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। उसको क्या पैसा कमा रहा है? यस। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। क्या वो इनकम जनरेटिंग है? यस। अगर एक मैन्युफैक्चरर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर रहा है, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, इनकम जनरेटिंग है? जी हाँ। क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस। अगर कोई लॉयर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसको सर्विसेज के बदले में एक पैसा मिल रहा है, यस। इनकम जनरेटिंग, यस। अगर यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, अब यहां पर देखना, अच्छे से सुनना, अगर यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो फ्लैट्स बना रहा है, जो बिल्डिंग्स बना रहा है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला, उसको मिला बदले में 5 फ्लैट्स, so the consideration over here is not received in money but it is received in kind। क्या ये इनकम जनरेटिंग है? yes, the answer is yes। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज यहां पर मार्क करवाना चाहता हूं, this may earned in kind too, this may earned in kind too। it is not necessary that all these incomes may be earned in the form of money only। इतना सा छोटा सा पॉइंट यहां पर तुम्हारे मार्क्स गवा सकता है। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं? यहां पर ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या इनकम जनरेटिंग होती है? जी हाँ, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इनकम जनरेटिंग ही होती है, राइट? यस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव, ऑब्वियसली। मतलब यहां पर मैं एक प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, या फिर मैं एक सप्लाई साइड से देख रहा हूं। यहां पर कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मैं यहां पर डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या है गाइस? वी कैन ट्रांसफॉर्म द वेरियस रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। वी कैन ट्रांसफॉर्म। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या वो आगे सेल होने वाला है? क्या उससे कुछ पैसा मिलने वाला है? क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। एक जो है यहां पर स्ट्रीट सेलर, वो क्या बना रहा है? सपोज भेल बना रहा है, भेल बनाकर बेच रहा है, उसके लिए तो यार वो सप्लाई ही है। फार्मर अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है उसके खेत में, तो वो उसको क्या कर रहा है? फार्मर अगर जो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो फार्मर उस यील्ड को ले रहा है वहां से और बेच रहा है। तो प्रोडक्शन क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? द आंसर इज यस, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं जो टीचिंग कर रहा हूं, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। डॉक्टर जो कर रहा है, डॉक्टर जो पेशेंट को हील कर रहा है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। सो यहां पर उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट लुकआउट दिया है कि क्या प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है? यस होता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ क्या होता है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। कंजम्पशन के अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, क्या कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? द आंसर इज यस। Even consumption is an economic activity. Consumption represent the demand side। क्या बोला मैंने? डिमांड साइड। और यहां पर क्या बोला था उन्होंने? ये सप्लाई साइड होता है। आगे दिया ही, इधर किधर तो दिया है। ये जो है ना, ये सप्लाई साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो मैं गया मार्केट में, कुछ परचेस किया, डिमांड साइड है मेरी। लेकिन क्या ये इनकम है? जी हाँ, ये इनकम है। क्यों इनकम है? बिकॉज यार पैसा इन्वॉल्व है, मैं कुछ स्पेंड करने वाला हूं, कोई पैसा कमाने वाला है उस एक्टिविटीज से। तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल, बिकॉज वी स्पेंड आवर इनकम व्हेन समवन इज अर्निंग आउट ऑफ इट। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि कंजम्पशन जो कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। और यहां पर बोल रहे हैं एक और चीज, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की बात करी है इन्होंने। सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की बात करी है इन्होंने। और यहां पर पूछा जा रहा है
क्या पूछा जा रहा है कि क्या सेविंग, क्या इन्वेस्टमेंट और क्या वेल्थ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी? द आंसर इज यस। मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर एक शॉर्ट में एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ और आपकी आंखें खुल जाएगी, ठीक है, कि यस ये कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बैंक है, ठीक है, बैंक में आप लोगों ने आपका पैसा बैंक में डाल दिया है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहता हूं, ठीक है, डागाटेन एस्ट्रोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, सो डागाटेन एस्ट्रोलॉजी से मेरे को बहुत इनकम आया, मैंने वो इनकम बैंक में पार्क किया। बैंक ने इस इनकम को किसको दिया पता है? बैंक ने इस इनकम को आगे दूसरे को दिया जिसको लोन की जरूरत थी, अंबानी। अब अंबानी जी को क्या चाहिए इससे? मुकेश भाई ने लोन लिया बैंक से। मुकेश भाई कुछ तो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और ये आगे सेल कर रहे हैं। तो यार ये जो मैंने पैसा बैंक में पार्क किया था, ये लोन दिया जा रहा है किसी और को, और वो वहां पर कुछ तो भी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे वो पैसा कमा रहा है। समझ रहे क्या गाइस? अरे मतलब मेरा ही पूरा पैसा लोन नहीं दिया है, मेरा थोड़ा सा पैसा वो एक हिस्सा बन गया है उनके लोन का, ठीक है। अब यहां पर देखना, डागाटेन एस्ट्रोलॉजी ने सारे पैसे बैंक में नहीं डाले, डागाटेन एस्ट्रोलॉजी ने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड्स में डाले। अब ये म्यूचुअल फंड के पास बहुत मोटा मोटा अमाउंट है यार, ये भी कहीं ना कहीं पर पैसों को डाइवर्ट ही तो करते रहेंगे, तो कोई ना कोई आगे यूज कर रहा है, कोई ना कोई उससे पैसे कमा रहा है। डागाटेन एस्ट्रोलॉजी ने कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाया, या एक दोस्त आया था हमारा क्लास का, कौन? सिद्ध्या, ठीक है, सिद्धार्थ। तो वो सिद्धार्थ ने बोला कि सर मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर, मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है। मैंने कहा 10 क्या 20 लाख ले बेटा, अच्छा बिजनेस है। बोला सर 50-50 पार्टनरशिप। मैंने कहा ठीक है डन। तो मैंने यहां पर उसको पैसा दिया, वो पैसा कहीं पर और जगह पर लगा रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो सेविंग्स, ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये कहीं ना कहीं पर ये रोल हो रहा है पैसा पूरा के पूरा, और ये भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो आंसर इज यस, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द आंसर इज यस। तो यहां पर देखिए, we just understood that production of goods and services as an economic activity generates the income. This actually amount to the people to spend those goods and services. The unspent income comprises of savings and the financial sector like banks, non-banking financial institutions, mutual funds, dealers in the stock market, real estate, gold, etc. are the channels through which the savings are converted into investment and wealth. And the corporate sector and the government, they borrow this money via shares, via debentures, via bonds, and they invest in creating the civil, military, business infrastructure and other productive activities. तो यार यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर उन्होंने क्या बोला गया है कि ये जो पैसा मैं बेच रहा, मैं डायरेक्टली कुछ खर्चा कर रहा हूँ या प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही। लेकिन जो मैं सेव कर रहा हूँ, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई दूसरा यूज कर रहा है और कुछ प्रोडक्टिव चीजें बनाने के लिए, तो वो भी क्या है? वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यस, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम लोगों ने 4 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट बहुत आसान है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग। सेकेंड पॉइंट, दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव इन नेचर। कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजम्पशन इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। और फोर्थ पॉइंट ओवर हियर, क्या है फोर्थ पॉइंट? कि इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स एंड वेल्थ इज ऑल्सो द इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने कर लिए हैं गाइस, और इस पर आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है, ऐसा भी सवाल आ सकता है। इनकम जनरेटिंग, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड ऑल ऑफ द अबव, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस। इनकम जनरेटिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दे दी जाएगी आप लोगों को। क्या ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द आंसर इज, जो ऑड में आउट होगा उसको निकाल देना, राइट ना? सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आप लोग को यहां पर बताना चाहता हूं, दैट इज थोड़ा सा कंफ्यूजन है यार।
और इस पर सवाल आ सकता है। क्या है वो कंफ्यूजन? द कंफ्यूजन इज बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? इज एग्रीकल्चर एन इंडस्ट्री एंड हेंस अ बिजनेस? बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के सामने। द आंसर इज, देखो कितना खतरनाक आंसर है, इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स बहुत मजेदार आंसर है, आ सकता है एग्जाम में। इसको आप लोग जरा इंपॉर्टेंट मार्क करवा दीजिएगा इसको, ठीक है? इसको 3 स्टार कर दो भाई। इट डिपेंड्स। अब इट डिपेंड्स का आंसर क्या है? जैसे कि उन्होंने कहा इंडिया में एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड मोर ओवर एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज कैरेक्टराइज सेपरेटली into business and profession and is exempt from tax। मतलब यहां पर वो बोल रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना, ये एग्जम्प्ट है टैक्स पर, इस पर कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता है। Thus for our agriculture produce is processed like pulses, spices, wheat, flour, oil and those key material ingredients is agriculture produce to comprise an industry। तो क्या बोल रहे हैं? अगर इसको प्रोसेस कर दिया और अगर उसके की इंग्रेडिएंट्स चेंज हो जाते हैं, उसका फॉर्म अगर चेंज हो जाता है, तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर मैं वीट को उसको प्रोसेस कर कर उसका वीट आटा बना रहा हूं, आटा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। अगर मैं ऑयल को प्रोसेस कर कर एडिबल ऑयल बना रहा हूं, तो दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं इसको मार्केट से, इसको खेत से लेकर डायरेक्टली एक प्राइमरी फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ही बेच रहा हूं, सो दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स है। तो उसको इनकम माना ही नहीं जाएगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने उसको प्रोसेस में चेंज कर दिया, उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वुड बी रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। So from medium perspective, business refers to a particular type of activity or industry. It can be the retail business, it can be real estate business, it can be IT business, it can be iron and steel, it can be transport. Thus, a firm may introduce itself that we are a good food producing industry, food producing processing unit. तो ये यहाँ पर भी फिर वो क्या माना जाएगा? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मान लिया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट मान लिया, तो फिर वो वहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बिजनेस, एग्रीकल्चर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द आंसर इज यस इफ इट इज एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, या फिर हम लोग उसका प्रोसेस कर रहे हैं और उसका फॉर्म अगर चेंज हो रहा है, तो यस दैट इज एंड व्हाट? बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, सो यहां पर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। अब एक और चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो है ऑब्जेक्टिव्स। ये नहीं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले मुझे ना आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब आप लोगों ने इतना सा भी पढ़ लिया ना, तो पता नहीं यहां से कुछ 1 आध 2 MCQs आ जाए। सो अंडरलाइन कीजिए इसको, 2 स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बोला गया है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? सो यहां पर क्या बोला गया है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सेल्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव रिटर्न्स, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, तो ये सारे क्या हो गए? जहां पर अपना पैसा इन्वॉल्व है, वहां पर उसे बोला जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव।
अगर वो हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। फिटनेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। रिजर्वेशन, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। रिजर्व कैपिटल, सो ये क्या है, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो एक जो बिजनेस होता है उसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव नेसेसरी है, एटलीस्ट सर्वाइवल इन दिस एवर चेंजिंग एंड एवर इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरनमेंट। सो सर्वाइवल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ साथ अगर बिजनेस से प्रॉफिट देख रहा है तो लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चल पाएगा, तो उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि कम्युनिटी सर्विस कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हेल्थ की तरफ कुछ ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपार्ट फ्रॉम इट there is also one more very important thing, because as the things are changing, it is very important for us to also abide by the laws, abide by the environmental laws, legal laws, ठीक है। so यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं legal, ethical and environmental objective, because it is about the sustainable development that we always talk about. So what is sustainable development? Sustainable development includes that we are not just looking for the profit, but we are also looking for the planet. We are also looking for the planet. We are also looking for the society. We are also looking for the ecology. So that objectives is very very important. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, ट्रुथफुलनेस, फेयर प्रैक्टिसेस, कोई लॉ को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लॉ को फॉलो करना है, फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, राइट। तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट ना। सो एनवायरमेंट के बारे में हो गया, यस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हो गया, यस। ऑर्गेनिक सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक, पैसा, प्रॉफिट, सेल्स, राइट। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, लीगल एथिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, लीगल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक, सोशल, ऑर्गेनिक एंड लीगल। सो ये याद रखना है आप सभी को, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना पड़ेगा, राइट। Yes. So these are some of the very very important things that we have been watching in this particular chapter. मैं एक और बहुत important चीज आप लोग को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ये है यहाँ पर इसको करना 3 स्टार। क्या करना है इसको? 3 स्टार। क्या क्या बोला गया है यहाँ पर? यहाँ पर आपको सवाल आएगा कि बिजनेस में क्या होता है, प्रोफेशन में क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है। सिंपल सवाल आएगा, जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं कि बिजनेस में हम लोग को प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन में हम लोग प्रोफेशनल फीस कलेक्ट करते हैं। किसी डॉक्टर को सुना है कि भाई आज मजा आ गया, इतना प्रॉफिट हुआ, आज इतना प्रॉफिट हुआ, कितना गलत लगता है भाई। ऐसे कोई डॉक्टर बोल रहा है कि भाई आज मजा आ गया, आज ना मैंने 5 सर्जरी की, इतना प्रॉफिट हुआ भाई, इतना, कितना गलत लग रहा है वो, राइट। सो एक एडवोकेट बोल रहा है कि भाई आज तो प्रॉफिट हो गया, एक केस जीत गया मैं। फीस, क्लाइंट से फीस ले रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस ले रहा है। जब तुम काम करते हो एम्प्लॉयमेंट किसी जगह पर, तो वहां पर आपको वेजेस मिलते हैं, वहां पर आपको सैलरीज मिलती है, वेजेस एंड सैलरीज। तो ये इतना सिंपल सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में एमसीक्यू के लिए कि वेजेस और सैलरीज मिलती है तो वो प्रोफेशन है क्या, वो बिजनेस है क्या, वो एम्प्लॉयमेंट है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है क्या, पूछ रही है, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते क्या। बिजनेस में पप्पा बोल सकते हैं कि बेटा तू मेरी दुकान में बैठ, चलेगा चलेगा, 5वीं फेल भी है तो चलेगा चलेगा। डॉक्टर कंपाउंडर को बोल सकता है मैं एक दिन 1 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहा हूं, सारे ऑपरेशन आज से तू करेगा। नॉट पॉसिबल यार, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहां पर हिमांशु, अगर हिमांशु ऑफिस में नहीं जा पा रहा है तो वो अपने दूसरे भाई को भेजता, छोटे भाई को, बोलते तू आज से जाओ ऑफिस 1 हफ्ते के लिए, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा भाई, निकाल देंगे उसको, ठीक है। हिमांशु अपनी दोस्ती को बोल रहा है आज से तू ऑफिस जा, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बोल देना। कैसे चलेगा यार, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ठीक है। सो गाइस, ये वाला पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट रिविजनरी सेशन में करवाने वाला हूं। कौन सा? ये वाला और लास्ट वाला। बाकी ये चैप्टर खत्म है भाई, बाकी ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद में आप लोगों को
लेकर जाने वालों, ये सोल प्रोप्राइटर परफॉर्म्स ऑफ बिजनेस में, और फिर हमारा ये चैप्टर થઈ ગયું खत्म खत्म खत्म। ठीक है, सो आई होप दैट यू एंजॉयड इट। आज जितना भी हम लोगों ने किया फटाफट से उसको अच्छे से कर देना, आज तुरंत एमसीक्यू निपटा देना और देखना फिर नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा। ठीक है, जाते जाते एक और चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ गाइज, इफ यू आर लाइकिंग दिस रिविजनरी सेशंस, यार आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा टाइम शेड आउट कर कर रिवीजन सेशंस बना रहा हूं। प्लीज इसको जरा लाइक वाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सेशन, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है अगर आप लोग शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, शायद उसका फायदा हो जाए, शायद वो पास हो जाए। ठीक है, so धन्यवाद बच्चा पार्टी, thank you so much, टाटा बाय बाय, टेक केयर। and if you haven't joined the MTP batch, if you want to join, if you wish to join, if any of your friends wish to join, you can definitely do that guys। ये है आपके सामने कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के डिटेल्स, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के डिटेल्स आपके सामने है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट के 28,800 is for 24 months and 22,500 is for 12 months। डागा 10 इस कोड को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, DAGA10 is the code guys। ये क्यों अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग के फाउंडेशन के कितने, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, टोटल 12 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं, वो भी बहुत रीजनेबल फीस में, दैट टू एट आई कैन से वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि ये कोर्स होता है करीबन लाखों रुपए का। आप लोग मार्केट में जाकर देख लेना, और यहाँ पर आप लोगों को अनलिमिटेड व्यू टाइम मिल रहा है, अनलिमिटेड टाइम कोई भी वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी 1 टाइम वॉच नहीं है, 1.5 डेढ़ टाइम वॉच नहीं है, 2 टाइम वॉच मिनट्स नहीं है, एब्सोल्युटली अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, अनलिमिटेड टाइम्स। सो ये है आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर। अगर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है, कॉम्बो आइकॉनिक लेना है, तो डेफिनेटली गाइस वो भी अवेलेबल है। 59,400, 44,550। आइकॉनिक में यू नो द कॉस्ट इज मोर, बट वो जस्टिफाइबल इसलिए क्योंकि वहां पर आप लोगों को कुछ ज्यादा चीजें मिल रही हैं, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, पर्सनल कोच, ये सारी चीजें आप लोग को एक्स्ट्रा मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट मैं कहना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का ही सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो ओनली फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, ओनली सीए फाउंडेशन, जहां पर आप लोग देख सकते हो 52,200 for 24 months, 31,500 for 12 months and 22,500 for 6 months। DAGA 10 is the code, don't forget to apply the code DAGA 10, DAGA10 is the code। and yes guys, जाते जाते एक और चीज, मुझे फॉलो करना भूलिएगा मत ऑन दी अनअकैडमी। बहुत सारे अच्छे सेशंस में आप लोग के लिए यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, कंटिन्यूस बेसिस पे ले रहा हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस चैनल। धन्यवाद बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी स्टडीज। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, नेक्स्ट रिविजन सेशन में।